हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम, जिसमें फॉरफीचर ये केस में कवर करूंगी, उसके बाद री इशू की केस भी कवर करने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम में हम लोग देखने वाले हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, हाउ इट शुड बी ट्रीटेड। शेयर्स जब प्रीमियम से इशू होते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख के रखा है, एक बार उसको रीड करती हूँ। देखिए, सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. So the face value of the share is rupees 10, and because the shares are issued at rupees 2 per share premium, उसकी issue price हो जाएगी 12 rupees। 10 का शेयर है, कंपनी उसको 12 रुपए में बेच रही है। 2 रुपया कंपनी ज्यादा ले रही है, वो 2 रुपया जो कंपनी ज्यादा लेती है उसको बोलते हैं प्रीमियम। यहाँ पे शेयर्स प्रीमियम से इशू हो रहे हैं। पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे स्टेप्स बताया है कि कंपनी कैसे शेयर्स के ऊपर पेमेंट ले रही है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 दे आर गोइंग टू कलेक्ट ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। जनरली प्रीमियम जो होता है वो अलॉटमेंट स्टेज पे इंक्लूड रहता है। वो आपको प्रॉब्लम में बताएंगे कि कौन से स्टेज पे कंपनी प्रीमियम ले रही है। तो यहाँ पे ये जो ₹5 कंपनी ले रही है अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, इट इज विथ प्रीमियम। बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑन इक्वल अमाउंट। तो बैलेंस जो भी है वो इक्वल अमाउंट में कंपनी ले रही है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स। सो नोट डाउन हियर द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 11,000 शेयर्स एंड कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आया है? 11,000। इट मीन्स व्हाट? द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब है इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। सो हमें क्या करना है वो प्रॉब्लम में आगे बताएंगे। 11,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। और सारे एप्लीकेंट्स को जो शेयर्स इश्यू हुए हैं प्रो रेटा बेसिस पे हुए हैं। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी मिला है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। नाउ सी मिसेस शोभा हु वेर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स। शोभा को 200 शेयर्स अलॉट किए थे। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। She failed to pay first call money and final call money. Her shares were forfeited, तो forfeiture भी देखना है, and letters issued at ₹8 per share. तो बाद में वो शेयर्स इशू हुए ₹8 पर शेयर से। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको क्या लिखना होता है, उसका पेमेंट स्ट्रक्चर आप लिख के रखोगे तो एग्जाम में आपको पूरा प्रॉब्लम बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करना है देखो, पेमेंट स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। इसका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। पेमेंट स्ट्रक्चर ऑन एप्लीकेशन, कंपनी कितना कलेक्ट करने वाली है। ऑन एप्लीकेशन कंपनी इज गोइंग टू कलेक्ट, सी हियर ऑन एप्लीकेशन premium of ₹2 per share, payable 3 on application. So on application they are going to collect ₹3. On allotment के ऊपर ₹5 बोला है। सो ₹5 विथ प्रीमियम है, ये नोट डाउन करो। ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है? प्रीमियम का अमाउंट है ₹2। तो यहाँ पे ये स्टेटस हो जाएगा 3 + 2, मतलब ₹3 ले रही है टुवर्ड्स फेस वैल्यू और ₹2 उसमें प्रीमियम का है। टोटल ₹5 कंपनी अलॉटमेंट पे ले रही है, लेकिन उसमें ₹2 प्रीमियम का है। इसका मतलब फेस वैल्यू जो ₹10 है उसमें का कितना पोर्शन ले रही है? तो उसमें का ₹3 कंपनी ले रही है। देन बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल। सो फर्स्ट कॉल देखो अभी कैसे निकालोगे, बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल। 2 इक्वल कॉल है तो ये फर्स्ट कॉल हो गया और ये लास्ट वाला फाइनल कॉल हो गया। तो फाइनल कॉल के ऊपर फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना आएगा? कंपनी की फेस वैल्यू 10 है तो मैंने ये टोटल यहाँ पे लिख दी 10। यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर ₹3, अलॉटमेंट के ऊपर ₹3। इट मीन्स व्हाट, दे आर गोइंग टू कलेक्ट ₹6 ऑन एप्लीकेशन एंड ऑन अलॉटमेंट टुगेदरली। तो ₹6 यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। बचा कितना? 10 में से आप 6 माइनस करोगे तो रह जाता है ₹4। तो ₹4 they are going to collect equally in 2 calls. So ₹2 on the first call, ₹2 on the final call. तो जब भी प्रॉब्लम आपको देंगे, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ हिडन हो सकता है, आपको इस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड अप टू दिस? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। और एक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी के पास ये जो
इशू हुआ है, कंपनी ने जो इशू किया है, दैट इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। क्योंकि देखो कंपनी बेचने वाली थी 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। Whenever the issue is oversubscribed, the company can handle it in two ways. Either कंपनी में रिजेक्ट दी एक्सेस एप्लीकेशन, कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी एक्सेस एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट करेगी, कुछ एप्लीकेशंस को प्रो डेटा बेसिस पे अलॉट करेगी। तो वो प्रॉब्लम में आपको क्लियरली बताएंगे कि कंपनी ने वो सिचुएशन कैसे हैंडल की है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो applications are received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all applicants. So यहाँ पे कंपनी रिजेक्शन कुछ नहीं करने वाली है, कंपनी इज गोइंग टू अलॉट दी शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। कंपनी प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग नोट बताती हूँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एक वर्किंग नोट आपके काम में आएगी। एप्लीकेशंस के नीचे पहले मैं टोटल लिखूंगी, अलॉटमेंट के नीचे भी मैं टोटल लिखूंगी। एप्लीकेशन के नीचे कौन सी टोटल लिखनी है, तो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से कितने एप्लीकेशंस आए हैं, तो ये केस में पब्लिक से एप्लीकेशन आए हैं 11,000 शेयर्स के लिए। एंड हाउ मच शेयर्स कंपनी इज गोइंग टू अलॉट देम, 10,000 शेयर्स कंपनी अलॉट करने वाली है। देखो स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। तो कंपनी जब जितने इशू करेगी उतने ही मैक्सिमम अलॉट कर सकती है। तो कंपनी से कितना अलॉटमेंट होने वाला है, 10,000, और एप्लीकेशंस कितने आए हैं, 11,000। अभी इसमें रिजेक्शन है क्या, कुछ देखो कुछ भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं है, नो एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, सो बट ऑब्वियस नथिंग इज अलॉटेड टू देम। रिजेक्ट होता है तो अलॉट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आ गया डैश, देयर इज नो रिजेक्शन। और बाकी जो बचे हैं वो कंपनी देगी प्रो रेटा बेसिस पे। तो प्रो रेटा बेसिस पे 11,000 में से 0 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, नथिंग इज रिजेक्टेड, ओके, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो सारे के सारे एप्लीकेशंस प्रो रेटा के सामने आएंगे। 11,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, पूरे जितने कंपनी इशू करने वाली है वो पूरे शेयर्स उनको ही अलॉट हुए हैं। तो ये आ गया उनका प्रो रेटा। ओके, तो ये एक तरीके का रेशो निकल के आता है। तो 11 शेयर्स के पीछे कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी, 10 शेयर्स अलॉट करेगी। तो इन शॉर्ट ये हमें क्या मदद करेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट करना होता है अगेंस्ट अलॉटमेंट, उसको एडजस्ट करने में हमें ये जो स्टेप है वो मदद करने वाली है। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जर्नल का रूलिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जर्नल बनाती हूँ इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड। देखो ये मैंने जर्नल का रूलिंग करके लिया है। यहाँ पे dates are not important in this particular topic, so no need of the date column. Particulars, ये छोटा सा कॉलम जो आपका लेजर फोलियो के लिए बनेगा, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमेशा इशू ऑफ शेयर की प्रॉब्लम में क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैंने पूरा जर्नल एंट्री के साथ एक्सप्लेनेशन मेरे पहले के लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ है। आप पहले वो सारे बेसिक लेक्चर देखो, इशू ऑफ शेयर के सारे बेसिक टर्म्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं, वो लेक्चर आप पहले देखो, बाद में ये फुल फ्लेश प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी देखो कितना है, पर शेयर कंपनी इज गोइंग टू टेक 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एंड पब्लिक से कितने एप्लीकेशन आए हैं हमारे पास, पब्लिक से आए हैं 11,000 एप्लीकेशंस। तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा है अपने बैंक अकाउंट में, बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगी 11,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹3। तो क्या होगा ना, आपको भी एक समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हमने इसको कैसे वर्कआउट किया है। 11,000 शेयर्स इंटू ₹3, कितना पैसा आएगा, देखो 33,000 रुपीज टोटल आपको रिसीव होंगे। 33,000 रुपीज आपको रिसीव होने वाले हैं। और दूसरा जो है वो क्रेडिट किसको जाएगा, बिकॉज इट इज इक्विटी शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, तो हमें एक अकाउंट ओपन करना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
ये टेम्पररी अकाउंट होता है, जैसे इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ये अकाउंट क्लोज होने वाला है। सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मैंने फर्स्ट एंट्री कर दी फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। राइट डाउन नरेशन हियर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपने ये ब्रैकेट में लिखा है 11,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको नैरेशन में वो क्लियरली मेंशन करना पड़ता, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 11,000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर, हो जाता ना बहुत बड़ा नैरेशन। तो क्योंकि आपने इसको यहाँ पे पूरा बताया है ब्रैकेट में कि आपने वो कैसे निकाला, तो वो देख के ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा यस इट इज परफेक्ट। तो जरूरी नहीं है नरेशन को आप छोटा डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्टिव करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। देन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज नोट दिस थिंग, कैपिटल में कितने शेयर्स के ऊपर का पैसा जाता है, जितने शेयर कंपनी अलॉट करने वाली है उतना ही अमाउंट कैपिटल में जाता है। तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करने वाली है? 10,000। 10,000 के ऊपर कंपनी शेयर अलॉट नहीं करने वाली है, तो उतना एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो अभी देखो एंट्री कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बताया दिस इज द टेम्पररी अकाउंट। ये टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करती है कंपनी। अभी यहाँ से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में से पैसा निकालना है और कैपिटल अकाउंट में डालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में डालना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट नाउ, हमें यह अकाउंट क्लोज करना है। तो देखो फर्स्ट एंट्री में हमने इसको क्या दिया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट दिया था। जब एक अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ये फर्स्ट एंट्री में इसका क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो इसको क्लोज करना है हमें अभी, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट देंगे। दिस इज द राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर क्लोजर ऑफ एनी पर्टिकुलर लेजर। लेजर को क्लोज करने के लिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। अगर उसका पहले का क्रेडिट बैलेंस है उसको क्लोज करना है तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में उसको डेबिट जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हैज क्रेडिट बैलेंस, उसको अभी हमें क्लोज करना है, उसमें से हमें पैसा निकाल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कितने शेयर्स के ऊपर पैसा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जितने शेयर्स कंपनी इश्यू करने वाली है। सो 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय ₹3, तो एप्लीकेशन मनी सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है वो सिर्फ 30,000 जाएगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि कैपिटल अकाउंट वो सिर्फ सोल ट्रेडर का हो या पार्टनर्स का हो या फिर कंपनी का हो, कैपिटल अकाउंट जैसे जैसे क्रिएट होता जाता है, कैपिटल का बैलेंस जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, उसको क्रेडिट ही पड़ेगा। ओके, कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने दिया है क्रेडिट। ओके, तो ये हो गई सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री में अगर हम लोग यहाँ पे देखो एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स के ऊपर आया है, 11,000 शेयर्स के ऊपर। कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, सिर्फ 10,000 शेयर्स के ऊपर का 3 रुपीज हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है। इफ यू ऑब्जर्व दीज टू एंट्री, यहाँ पे देखो 33,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट पड़ा था और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उसको 30,000 से डेबिट गिरा है। स्टिल 3,000 लाइज इन द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, यस और नो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के क्रेडिट साइड में अभी भी 3,000 रुपीज पड़े हुए हैं। अगर कंपनी वो एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देती आफ्टर रिजेक्शन तो एंट्री होती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन तो कुछ नहीं है, कंपनी ने वो रिजेक्शन नहीं किया है। 1,000 शेयर्स के ऊपर जो ज्यादा पैसा आया वो रिजेक्ट नहीं किया है। कंपनी इज गोइंग टू एडजस्ट इट इन द अलॉटमेंट स्टेज, कंपनी उसको एडजस्ट करने वाली है अलॉटमेंट स्टेज पे। जैसे कि देखो अगर कोई मुझे फीस का, अपने क्लास में फीस का अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 का है और किसी बंदे ने मुझे 6,000 पे कर दिया,
तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में लेते वक्त उसके पास से मैं 2,000 रुपया कम लेगी बिकॉज ही पेड एक्सेस। तो कंपनी भी वही लॉजिक लगाने वाली है। यहाँ पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है एप्लीकेशन स्टेज पे, कंपनी उसको एडजस्ट करेगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट स्टेज। तो अलॉटमेंट स्टेज पे कंपनी उसको एडजस्ट करने वाली है। तो अभी नेक्स्ट एंट्री उसकी कैसे करेंगे वो देखते हैं। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल होने के बाद हमें क्या बताना है, अलॉटमेंट ड्यू। अभी देखो अलॉटमेंट कितना है, 3 रुपीज टूवर्ड्स फेस वैल्यू, टूवर्ड 2 रुपीज टूवर्ड्स प्रीमियम। इन शॉर्ट अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी 5 रुपया अभी कॉल करने वाली है। तो क्या एंट्री करेंगे अभी, तो अभी से एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर, पहले आपको उसको कैपिटल अकाउंट में ड्यू है करके दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी ब्रैकेट में मैं लिखूंगी 10,000 शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय ₹5, 5 रुपया कंपनी लेने वाली है। 10,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया कंपनी लेने वाली है। तो अलॉटमेंट के ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है, इन टोटल 50,000। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे पहले पैसा आता है और बाद में कैपिटल अकाउंट में जाता है। बट आफ्टर दैट अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज, फाइनल कॉल स्टेज, जितने भी आगे कॉल के स्टेजेस है, आपको पहले कैपिटल अकाउंट में ड्यू है करके बताना है और बाद में पब्लिक से लेना है। तो पहले आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ये ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट ड्यू। तो अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। कैपिटल अकाउंट में माय डियर स्टूडेंट जब भी आप पैसा डालते हो तो वो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू जाना चाहिए। ये 5 रुपया जो अलॉटमेंट स्टेज पे कंपनी ले रही है, वहां पे 2 रुपया प्रीमियम का है, वो कैपिटल का नहीं है। 2 रुपीज इज टूवर्ड्स प्रीमियम। तो कैपिटल में डालते वक्त कितना डालेंगे हम लोग, 10,000 शेयर्स के ऊपर सिर्फ जो फेस वैल्यू का पोर्शन है, फेस वैल्यू का पोर्शन है 3 रुपीज, 2 रुपीज तो प्रीमियम का है, तो वो मैं नहीं डालूंगी। कैपिटल में जाएगा सिर्फ 30,000, ओनली 30,000 इन द कैपिटल अकाउंट। तो बाकी का 2 रुपीज 50,000 का डेबिट है, 30,000 का क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्रेडिट टैली होना चाहिए ना, तो टैली नहीं हो रहा है, तो बाकी का 2 रुपीज हम कहाँ पे डालेंगे, तो वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो पैसा प्रीमियम का कंपनी लेती है, कुछ लोग शेयर प्रीमियम वर्ड भी यूज करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड भी यूज किया जाता है, बोथ द थिंग्स आर ओके, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹2। सो प्रीमियम का पैसा मैंने डाल दिया प्रीमियम अकाउंट में, उसको मैं कैपिटल में नहीं लिखेगी, लिखोगे अगर आप तो वो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। तो देखो हमने क्योंकि ब्रैकेट में सब कुछ खुल के बताया है, आपको ज्यादा नरेशन को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम, इतना नरेशन इनफ है। अभी देखो इन टोटल अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा आना था, 50,000 रुपीज विथ प्रीमियम आना था, ठीक है ना। तो अभी अलॉटमेंट का पैसा किसी ने डुबाया नहीं है। देयर इज वन डिफॉल्टर, मिसेस शोभा। मिसेस शोभा डिफॉल्टर है बट शी फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट का पैसा सबने दिया है। तो अभी हमें जो अलॉटमेंट मनी रिकवर की एंट्री करनी होती है वो कैसे करेंगे, तो देखो पैसा आता है बैंक अकाउंट में, सो बैंक इज अ रिसीवर, तो बैंक अकाउंट को जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे कितना पैसा आएगा, 50,000 पूरा नहीं आने वाला है, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ गोइंग टू टेक short money from them, because they are going to adjust the excess application money received at the prior stage. application stage पे कंपनी को कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला था वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो यहाँ पे जो मैंने प्रो रेटा के सामने लिखा है 11,000 एप्लीकेंट्स आर गोइंग टू रिसीव 10,000 शेयर्स। तो यहाँ आपको कैसे निकालना होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसका शॉर्टकट बता रही हूं मैं। तो 11,000 में से 10,000 माइनस करो, कितना एप्लीकेशन एक्सेस आया, 1,000। सो एक्सेस एप्लीकेशंस आर 1,000। तो देखो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन इज इक्वल टू 1,000, उसके ऊपर एप्लीकेशन के
₹3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, उसको एप्लीकेशन के ₹3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1000 इंटू 3, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? 3000। लेते वक्त, अलॉटमेंट का पैसा लेते वक्त कंपनी क्या बोलेगी? आपको 50,000 देना है, लेकिन आप लोगों ने 3000 पहले ज्यादा दिया हुआ है, वो माइनस करके बाकी का पैसा दो। तो पब्लिक वैसे ही करने वाली है और पैसा भी कंपनी अकाउंट में वैसे ही आएगा। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आने वाला है? 50,000 आने वाला था, उसमें से 3000 माइनस हो जाएगा। जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस पड़ा है वो कंपनी अलॉटमेंट स्टेज पे कम लेगी। सो 50,000 में से 3000 माइनस करके कंपनी को पैसा आएगा 47,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 47,000 ये आएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि 33,000 का क्रेडिट है, नोट दिस थिंग पर्टिकुलरली, 33,000 का क्रेडिट है। एप्लीकेशन को हमने डेबिट दिया यहाँ पे 30,000 का, सो 3,000 स्टिल लाइज इन द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अभी भी वहां पे है। अब हमें क्या करना है? वो बैलेंस यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। This is what excess application money. Excess application money 3,000. Equity share application account debit to allotment. Equity share allotment. Total 50,000. Being allotment money received after adjusting excess application money. Okay, being allotment money received after adjusting excess application money. This should be the entry for allotment money received. Understood all of you? अभी देखो, ये allotment money received का एंट्री हो गया। Now the next stage is first call due. तो अभी फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना लेने वाली है कंपनी? ₹2। फाइनल कॉल के ऊपर कितना लेने वाली है? ₹2। तो फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हम लोग ने क्या किया था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू के टाइम पे एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2। सो इन टोटल 20,000 ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना ड्यू है? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू @2 पर शेयर। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है आप ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हो, तो देयर इज नो नीड। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू इतना लिखा तो भी चलेगा। ओके, अभी देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा आने की बारी आ गई। तो फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होते समय आपको देखना है, इज देयर एनी डिफॉल्टर? यस, देयर इज वन डिफॉल्टर, मिसेस शोभा, who were allotted 200 equity share failed to pay first and final call. तो शोभा एक ऐसी पर्सन है जिसके पास 200 शेयर थे एंड शी फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल मनी भाई कितना आना है? देखो यहाँ पे 20,000। शोभा के पास इन टोटल कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स। शोभा के पास कितने शेयर्स है? 200। सो 200 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से वो कितना नहीं देगी? शी फेल टू पे फर्स्ट कॉल ना। 200 शेयर है उसके पास, 200 शेयर के ऊपर ₹2 के हिसाब से ₹400 नहीं आएगा। तो 20,000 में से अगर ₹400 नहीं आता है तो कितना आएगा? 19,600 आएगा। यू आर राइट, 19,600 आएगा। समझ में आया आपको हिसाब? 200 शेयर्स हेल्ड बाय शोभा। शोभा के पास कितने शेयर्स है? 200। 200 शेयर्स के ऊपर ₹2 फर्स्ट कॉल का उसने नहीं दिया, तो इन टोटल ₹400 हमें, टोटल 20,000 में से ₹400 हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 19,600। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पे मैं बताऊंगी 200 शेयर्स के ऊपर ₹2। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 400 टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 being first call money received, being first call money received. Okay, this should be the entry, being first call money received. तो अभी हो गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड का एंट्री। सिमिलरली फाइनल कॉल बचा है, कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं होती है ये टॉपिक में। जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री होता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल की जगह पे आपको क्या लिखना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लेट्स स्टार्ट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहां पे भी देखो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2। ओके, 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल था ना, तो मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो दिस इज व्हाट द एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। एंड अगेन बिकॉज शोभा इज डिफॉल्टर फॉर फाइनल कॉल ऑल्सो, तो उसके शेयर्स के ऊपर, उसके कितने शेयर्स है देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, 200 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल का 2 रुपया उसने नहीं दिया है। तो 200 शेयर के ऊपर 2 रुपया नहीं आएगा बोले तो 400 रुपया नहीं आएगा, 20,000 में से 400 नहीं आया तो कितना आएगा, 19,600 रिसीव्ड होगा। तो एंट्री क्या करनी है फॉर रिसीविंग मनी ऑन फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट देखो 20,000 में से 400 माइनस, तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,600। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट क्यों जाता है, बिकॉज कॉल्स इन एरियर इज योर लॉस ना। कॉल्स इन एरियर्स क्या है, आपका लॉस है। नॉमिनल अकाउंट सेज व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हमने डेबिट क्यों डाला है, बिकॉज इट्स अ लॉस ऑफ कंपनी, कंपनी का लॉस है। तो कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा नॉमिनल के हिसाब से डेबिट। कितने शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एरियर्स हो गए, 200 शेयर्स के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 2 रुपया के हिसाब से पैसा नहीं आया है तो 400 कॉल्स इन एरियर्स। सो बैंक अकाउंट डेबिट 19,600, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 400 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये हमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट भी क्लोज कर दिया। ओके, 20,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो देखो आगे इसमें क्या दिया हुआ है, जब फाइनल कॉल मनी रिकवर्ड होता है और कोई बंदा डिफॉल्टर रहता है देन कंपनी में गो फॉर फॉरफीचर। तो आपको देखना है, अगर प्रॉब्लम में बताया है कि फॉरफिट करो तो ही करना है, नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही एंड हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ, हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, तो उसके शेयर्स कंपनी क्या करने वाली है, फॉरफिट करने वाली है। तो अभी उसके शेयर कंपनी फॉरफिट करेगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। आप एक बात ध्यान में रखो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब हमें उसको कैंसिल करना है, सिर्फ उसके शेयर का कैपिटल कैंसिल करना है, तो हमें रिवर्स ट्रीटमेंट उसको एंट्री में देनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट को डेबिट देंगे तो उतना कैपिटल कैंसिल होगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, नोट दिस थिंग। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करना है, उसको क्लोज करना है, सिर्फ 200 शेयर का, तो उसको क्लोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट देना पड़ेगा। तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनेगी, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग 200 शेयर्स का कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं, और कैपिटल कैंसिल करते वक्त एक बात भी ध्यान में रखो, जितना कॉल हुआ है उतना कैपिटल कैंसिल होता है, जितना कैपिटल कॉल्ड अप है उतना कैपिटल कैंसिल होता है, ये ध्यान में रखो। कॉल्ड अप का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से कंपनी ने कितना कॉल किया है एंड तक वो देखना है आपको। तो कंपनी ने फेस वैल्यू, हाँ ओनली फेस वैल्यू नॉट प्रीमियम,
सिर्फ फेस वैल्यू कितना कॉल किया है, कंपनी ने 3 रुपीज एप्लीकेशन के ऊपर लिया था, 3 रुपीज अलॉटमेंट के ऊपर कॉल किया, उसके बाद में 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का कॉल किया और 2 रुपीज फाइनल कॉल का किया। सो इन टोटल 10 रुपीज कॉल्ड अप बाय कंपनी, कंपनी ने मंगवाया, लोगों ने दिया एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कैपिटल जो कैंसिल होता है कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कॉल्ड अप अमाउंट इज 10, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, पूरा 10, क्योंकि लास्ट तक कॉल हुआ है ना, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हम लोग ने की है, उसका रिकवरी बताया है, तो यहाँ पे लास्ट तक कॉल हुआ है, तो कॉल्ड अप वैल्यू इज 10। सो बट ऑब्वियस आपका जो कैपिटल है, इसका जो कैपिटल है शोभा का, वो कैंसल्ड होगा। कैपिटल कैंसिल करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं देगी यहाँ पे डेबिट। मैंने क्यों ये भी आपको बताया है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करना है, तो अभी अपोजिट ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स के ऊपर कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज है। सो 200 इंटू 10 टोटल कितना कैंसिल करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर गया यहाँ पे, तो देखो टोटल कितना कैंसिल करना पड़ेगा, 200 इंटू 10 2000 हमें कैंसिल करना है कैपिटल की कॉल्ड अप वैल्यू। अभी कैंसिल करते वक्त देखो उसने लास्ट 2 कॉल नहीं दिए, शोभा फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन टोटल 4 रुपीज उसने नहीं दिए। जो हमने यहाँ पे देखो कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे देखो जिसको मैं स्टार कर रही हूँ, ये वाला कॉल्स इन एरियर्स और ये वाला कॉल्स इन एरियर्स, इन टोटल शी फेल टू पे 4 रुपीज ऑन 200 शेयर्स, सो 800 उसके कॉल्स इन एरियर्स है। लेकिन उसने जो पहले पैसा दिया हुआ है 6 रुपीज शी पेड ऑलरेडी ना ऑन एप्लीकेशन एंड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे टोटल उसने 6 रुपीज पे किया हुआ है, तो उसका कंपनी क्या करेगी, उसको रिटर्न देगी, बिल्कुल नहीं, ये पैसा कंपनी कभी रिटर्न नहीं देती शेयर फॉरफीचर के टाइम पे। कंपनी क्या करती है, उसको एक रिजर्व में ट्रांसफर करके रखती है और उसका नाम है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर के नाम से एक रिजर्व कंपनी क्रिएट करती है, मैं यूज कर रही हूँ वर्ड रिजर्व। सो रिजर्व्स का बैलेंस हमेशा ध्यान में रखो, क्रेडिट होता है, इट इज नथिंग बट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर द कंपनी, वो कंपनी का एक तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। तो कंपनी एंट्री देखो क्या करेगी, जो कॉल्स इन एरियर्स में यहाँ पे हमने डेबिट दिया था, देखो यहाँ पे मैंने स्टार किया है, ये कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट पड़ा है। इक्विटी शेयर फॉरफिट करते वक्त ये कॉल्स इन एरियर्स कैंसल्ड होते हैं, तो वहां पे देखो दोनों एंट्री में उसको डेबिट गिरा है, डेबिट बैलेंस कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे उसको कॉल्स इन एरियर्स को देंगे क्रेडिट, अपोजिट ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा, तो वो अकाउंट क्लोज होगा, लेजर क्लोज होता है यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स का। तो कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा क्रेडिट, कितना जाएगा, वहां का 400 और यहाँ का 400, टोटल 800। और आप भी हिसाब लगा सकते हो 200 शेयर्स के ऊपर जितना पैसा उसने नहीं दिया है, 200 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 2 एंड अलॉटमेंट का 2, सो इन टोटल 4 रुपीज शी फेल टू पे। सो 200 इंटू 4 कितना आएगा, 800। तो ये गया कॉल्स इन एरियर्स के कैंसलेशन इफेक्ट के सामने, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट गिरा है। बाकी का पैसा जो मैं बोल रही हूँ 4 रुपीज शी फेल टू पे, मतलब 6 रुपीज जो उसने पहले पे करके रखा है, वो कंपनी डालेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, टू शेयर फॉरफीचर 200 इंटू 6। ओके, तो देखो शेयर फॉरफीचर में कितना गया, 1200। ये एंट्री बनती है फॉरफीचर की, कैपिटल कैंसिल करना है इसीलिए कैपिटल को जाएगा डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स जो पहले के एंट्री में जिसको डेबिट पड़ा है वो भी अकाउंट अभी क्लोज हो जाता है, तो कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा क्रेडिट, और जो पैसा उसने दिया हुआ था पहले से वो पैसा कंपनी शेयर फॉरफीचर नाम के अकाउंट से क्रेडिट डाल के रखती है। इट इज वन काइंड ऑफ रिजर्व, वो रिजर्व होता है, रिजर्व हैज क्रेडिट बैलेंस, तो ये पैसा शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे इसका, being 200 shares forfeited, being 200 shares forfeited for non payment of call money, कॉल मनी उसने पे नहीं किया है तो उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, कंपनी ने किए। being 200 shares forfeited for non payment of call money, ये एंट्री हो गई फॉरफीचर की। अभी ये प्रॉब्लम में क्या बताया है, लास्ट लाइन देखो, लैटर द शेयर्स आर इश्यूड एट ₹8 फुल्ली पेड, तो कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट के, अगर कोई बंदा बाद में वो शेयर परचेस करना चाहेगा तो कंपनी बेचेगी ना, क्यों ना बेचेगी, ऐसे ही पड़े हैं शेयर्स तो उसको बेचना अच्छी बात है, तो कंपनी ने उसको बेच दिया। कितने में बेचा है कंपनी ने, यहाँ पे 8 रुपीज में बेचा है, लेकिन फुल्ली पेड,
मतलब कंपनी दिखाते वक्त शेयर सर्टिफिकेट पे दिखाएगी 10 रुपया उसका पेड हुआ है, लेकिन लेते वक्त 8 रुपया लेगी। आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कंपनी जो शेयर्स री इशू कर रही है वो डिस्काउंटेड रेट पे कर रही है, और डिस्काउंट है पर शेयर ₹2। फुल्ली पेड बताएगी कि फुल्ली पे किया है और लेगी कितना, सिर्फ 8 रुपया। इसका मतलब है कंपनी शेयर्स री इशू करेगी एट डिस्काउंट ऑफ ₹2। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी देखते हैं। 8 रुपया पैसा आएगा कंपनी अकाउंट में। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज अ रिसीवर। 200 शेयर्स के ऊपर 8 रुपया आने वाला है। ओके, सो 200 into 8, हाउ मच, 1600 कंपनी इज गोइंग टू रिसीव। आप सोचो यहाँ पे कंपनी 2 रुपया डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी का लॉस है ना। 10 का शेयर 8 में दे रही है तो 2 रुपया कंपनी पर शेयर लॉस ले रही है। तो ये लॉस कहाँ से एडजस्ट होता है, कंपनी का वैसे एक्चुअल लॉस नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले के जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए उसके ऊपर का टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा कौन से अकाउंट में पड़ा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। वो पैसा कंपनी रिटर्न तो नहीं देने वाली, इसीलिए कंपनी को डिस्काउंटेड रेट पे बेचना अफोर्डेबल होता है। कंपनी क्या बोलेगी, पहले का ₹6 जो पहले के पर्सन ने दिया हुआ था, पहले के शेयर होल्डर ने दिया था, इन टोटल कंपनी के अकाउंट में रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है शेयर फॉरफीचर में, 1200। तो उसमें से ये शेयर्स के ऊपर 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया 400 रुपया डिस्काउंट दे देगी तो किधर कंपनी का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। सो व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे जो डिस्काउंट कंपनी दे रही है दैट डिस्काउंट कंपनी इज गोइंग टू एडजस्ट थ्रू दिस शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा है ना 1200, कंपनी उसमें से वो पैसा जो डिस्काउंट का पोर्शन है वो एडजस्ट करेगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अभी नोट करो मैं क्या बोल रही हूँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कंपनी कम करेगी। कितने अमाउंट से कम करेगी, डिस्काउंटेड वैल्यू से। तो डिस्काउंट कितना है, 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया 400 रुपया कंपनी डिस्काउंटर दे रही है, वो एडजस्ट होगा ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट के थ्रू। ओके, तो देखो शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1200। अभी वो कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 400 रुपए से कम होगा। तो शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा, एग्जैक्टली अपोजिट ट्रीटमेंट, इट शुड बी डेबिटेड। तो उसको क्या देना पड़ेगा तभी वो कम होगा, डेबिट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो डिस्काउंट का पोर्शन है वो एडजस्ट करूंगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के थ्रू। तो देखो मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट दिया, 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए का डिस्काउंट। सो आई एम एडजस्टिंग 400 रुपीज थ्रू शेयर फॉरफीचर। समझ में आई बात आपको, शेयर फॉरफीचर में 1200 रुपया पड़ा हुआ था, उसमें से ये डिस्काउंट एडजस्ट किया मैंने 2 रुपया, 200 शेयर के ऊपर 400 रुपया। अंडरस्टूड। डेबिट क्यों दिया ये भी आपको समझ में आया, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होता है क्रेडिट। नाउ वी आर रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर बैलेंस, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसको जाना चाहिए अपोजिट ट्रीटमेंट। तो शेयर फॉरफीचर को इसलिए मैंने दिया है डेबिट। शेयर्स जब भी इशू होते हैं, यहाँ पे शेयर्स इशू होने वाले हैं तो ध्यान में रखो, जब भी शेयर्स इशू होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट जाना चाहिए अगर वो इक्विटी शेयर है। अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी की जगह पे हर जगह पे हमें वर्ड यूज करना पड़ता प्रेफरेंस, लेकिन ये इक्विटी शेयर्स है तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट देना है 200 into 10। कैपिटल पूरे अमाउंट से दिखाई देगा क्योंकि कंपनी शेयर्स फुल्ली पेड बताने वाली है, तो फुल्ली पेड बोले तो कंपनी दिखाने वो कैपिटल में कितना दिखाएगी, 10 रुपीज रिकवर्ड हुआ ऐसे दिखाएगी। सो 200 into 10, 2000 should be credited to equity share capital, being 200 equity shares reissued at ₹8 fully paid। ओके, ₹8 फुल्ली पेड, ये एंट्री हो गई री इश्यू की। अभी री इश्यू होने के बाद एक बात ध्यान में रखो, प्रॉब्लम आपको दिखेगा अरे हमने तो री इश्यू की भी एंट्री कर दी तो ये एंट्री लास्ट हो गई। एक एंट्री करनी पड़ती है जब शेयर फॉरफिट होते हैं और री इश्यू होते हैं। तो फॉरफीचर के बाद जब भी शेयर्स री इश्यू होते हैं, वो सारे शेयर्स री इश्यू हो गए हैं, तो जितना भी बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचा है उसे ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो वो एंट्री बताएंगे नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई देगी कि वो एंट्री करो, ये प्रॉब्लम में कभी नहीं रहेगा। वो एंट्री आपको खुद से करनी है। कब करनी है,
जब शेयर फॉरफिट होते हैं और उसके बाद री इश्यू हो जाते हैं तो जितने शेयर्स री इश्यू हो गए उसका प्रोपोर्शनेट शेयर फॉरफिचर बैलेंस जितना भी रहेगा उसको आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे देखो 200 शेयर री इश्यू हो गए तो 200 शेयर्स के ऊपर शेयर फॉरफिचर कितना था 1200, आपने उसमें से कितना यूज किया 400। सो 1200 में से 400 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 800 बचा हुआ जो शेयर फॉरफिचर है उसको आपने ट्रांसफर करना है। कंपलसरी ये एंट्री आपको करनी है, प्रॉब्लम में नहीं बताएंगे लेकिन करनी है। तो ये एंट्री आपको करनी ही होती है और एंट्री है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, जो भी बचा हुआ शेयर फॉरफिचर है उसका बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। देखो 1200 शेयर फॉरफिचर था उसमें से 400 माइनस हो गया डेबिट डे के, सो कितना बचा हुआ था 800 क्रेडिट बैलेंस बचा था उसको अभी मैं निकाल रही हूँ, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्लोज कर रही हूँ जिसका बैलेंस क्रेडिट है तो उसको क्लोज करने के लिए शेयर फॉरफिचर को मैंने दिया डेबिट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट तो इसको तो क्लोज करेंगे और इसको उठा के कौन से अकाउंट में डालने वाले हैं हम लोग डालने वाले हैं उसको टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। नाउ 800 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिखना है इसका, बीइंग कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट द फुल फ्लेज प्रॉब्लम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जिसमें प्रीमियम की केस हमने कवर की, जिसमें हमने फॉरफिचर कवर किया, री इश्यू कवर किया। ओके, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थैंक यू।